आज हम एक ऐसे अदालती मामले पर बात कर रहे हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और हाँ, कानून के बदलते मायनों से जुड़े कुछ बहुत अहम सवाल खड़े करता है। हाँ, बिल्कुल। जरा सोचिए, एक अविवाहित महिला है, उसका सहमति से बना रिश्ता टूट गया है और वो 20 हफ्ते से ज्यादा की गर्भवती है। हाँ, अब वो गर्भपात कराना चाहती है। लेकिन जो मौजूदा कानून है, उनके नियम शायद उसे सीधे इजाजत नहीं देते। सही। तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया अंतरिम फैसले को देख रहे हैं। यह है एक्स बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार वाला मामला। हाँ, और ये फैसला सीधे सीधे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसे हम एमटीपी एक्ट कहते हैं, हाँ, एमटीपी एक्ट। और उसके 2003 के नियमों की व्याख्या से जुड़ा है, खासतौर पर अविवाहित महिलाओं के अधिकारों के लिहाज से। और ये साफ कर दें कि हमारी ये पूरी चर्चा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दस्तावेज पर ही आधारित है। अच्छा, तो ये एमटीपी एक्ट और एमटीपी रूल्स, इनमें क्या फर्क है असल में? देखिए, एक्ट तो हो गया मुख्य कानून और रूल्स बताते हैं कि इसे लागू कैसे करना है, मतलब उसकी सारी डिटेलिंग प्रक्रियाएं। समझ गया। तो आज हमारा मकसद है इस केस के जो मुख्य पहलू हैं, कोर्ट ने शुरू में क्या कहा और अविवाहित महिलाओं के प्रजनन अधिकारों पर इसका क्या असर हो सकता है, इसे समझना। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। तो मामला शुरू होता है मणिपुर की एक महिला से जो दिल्ली में रह रही थी। हाँ। एक रिश्ता था, सहमति से बना था, वो टूट गया और उसके बाद उसे पता चला कि वो करीब 22 हफ्तों की गर्भवती है। अब वो अविवाहित है, 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी है, माता पिता किसान हैं और उसके पास खुद की कमाई का कोई जरिया भी नहीं है। तो परिस्थितियां काफी मुश्किल थी। हाँ, बिल्कुल। तो उसने कहा कि भाई इन हालात में वो बच्चे को पाल नहीं पाएगी और गर्भपात की इजाजत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उसे फौरी राहत, मतलब अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। क्यों? वजह क्या बताई? वजह थी एमटीपी नियमों का रूल 3B। देखिए, ये रूल कुछ खास श्रेणियों की महिलाओं को 20 से 24 हफ्तों के बीच गर्भपात की इजाजत देता है। अच्छा। हाँ, पर शर्त यह है कि 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर ये माने कि गर्भावस्था जारी रखने से महिला की जान को या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। और वो खास श्रेणियां कौन सी हैं? क्या उसमें ये महिला फिट नहीं हो रही थी? उन श्रेणियों में जैसे यौन उत्पीड़न या रेप की शिकार महिलाएं हैं, नाबालिग हैं, या ऐसी महिलाएं जिनकी शादीशुदा स्थिति प्रेगनेंसी के दौरान बदल गई हो, जैसे विधवा हो गई हो या तलाक हो गया हो। अच्छा। इसके अलावा विकलांग महिलाएं, मानसिक रूप से बीमार महिलाएं वगैरह शामिल हैं। तो हाईकोर्ट को लगा कि ये महिला जो अविवाहित है और जिसका रिश्ता सहमति से बना था और अब टूट गया है, वो इन तयशुदा श्रेणियों में नहीं आती। लेकिन फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। उन्हें हाईकोर्ट की ये व्याख्या अनावश्यक रूप से संकीर्ण लगी। ऐसा क्यों? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने पेरी मजर में ही कहा कि हाईकोर्ट का नजरिया काफी संकीर्ण है, अनड्यूली रिस्ट्रिक्टिव। उन्होंने खास तौर पर रूल 3BC को देखा, जो विधवापन और तलाक की बात करता है। हाँ, वही जो कहता है गर्भावस्था के दौरान वैवाहिक स्थिति में बदलाव, विधवापन और तलाक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसे सिर्फ विधवा होने या तलाक तक ही सीमित क्यों रखें? मतलब इसका दायरा बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, इसे उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना होगा। मतलब कानून बनाने का असल मकसद क्या था, सिर्फ शब्द नहीं पकड़ने। कोर्ट ने माना कि एक रिश्ते का टूटना, भले ही वो शादी का ना हो, वो भी तो महिला की स्थिति में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये तो बहुत अहम बात है कि कानून की आत्मा को समझा जाए। सही कहा। और इसके अलावा 2-3 और बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। पहली, कि संसद ने खुद 2021 में एमटीपी एक्ट में बदलाव किया था। हाँ, वो संशोधन हुआ था। उस संशोधन में सेक्शन 3(2) के एक्सप्लेनेशन 1 में पहले जहां पति यानी हस्बैंड शब्द था, उसे बदलकर पार्टनर यानी पार्टनर कर दिया गया। अरे वाह, मतलब संसद ने खुद ही इशारा दे दिया था कि बात सिर्फ शादीशुदा जोड़ों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल, इससे साफ है कि संसद का इरादा अविवाहित महिलाओं को इस कानून के दायरे से बाहर रखना नहीं था। दूसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को संविधान के अनुच्छेद 21 से जोड़ा। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, वही। कोर्ट ने जोर दिया कि इस अधिकार में महिला की प्रजनन पसंद यानी रिप्रोडक्टिव चॉइस, अपने शरीर पर उसका अधिकार मतलब बॉडीली इंटेग्रिटी, और उसकी निजता, प्राइवेसी, ये सब शामिल हैं। और इसमें शादीशुदा और गैर शादीशुदा का भेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने कहा कि इन मौलिक अधिकारों के मामले में विवाहित और अविवाहित महिला में कोई फर्क नहीं किया जा सकता। फिर कोर्ट ने यह भी माना कि कानून में एक तरह का, कह सकते हैं, विरोधाभास या गैप दिख रहा है। गैप? कैसा गैप? इस्तेमाल करके दायरा बड़ा कर रहा है।
लेकिन जो रूल 3 भी है वो काफी संकीर्ण है। उसमें सहमति वाले रिश्ते के टूटने जैसी स्थिति साफ तौर पर शामिल नहीं है। अच्छा, मतलब एक्ट आगे बढ़ गया पर रूल्स पीछे रह गए। कुछ ऐसा ही। कोर्ट ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को 24 हफ्ते तक गर्भपात का अधिकार न देना, जबकि दूसरी श्रेणियों की महिलाओं को ये मिल रहा है, ये तर्कसंगत नहीं लगता, अतार्किक है। और कोर्ट ने लिव इन संबंधों को मान्यता देने वाले और व्यक्तिगत स्वायत्ता कर जो पिछले फैसले थे, जैसे वो एस खुशबू वाला मामला, उनका भी जिक्र किया। तो ये तो हुई कानून की व्याख्या और कोर्ट की सोच। लेकिन उस महिला का क्या हुआ? क्या उसे कोई फौरी राहत मिली सुप्रीम कोर्ट से? हाँ बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ व्याख्या नहीं की, फौरन एक्शन भी लिया। उन्होंने एक एड अंतरिम आदेश पास किया। एड अंतरिम यानी फौरी तौर पर? हाँ, एक फौरी अंतरिम आदेश। इसके तहत दिल्ली एम्स के डायरेक्टर को निर्देश दिया गया कि वो 2 डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड बनाए। और उस मेडिकल बोर्ड का काम क्या था? बोर्ड को ये जांचना था कि क्या याचिकाकर्ता यानी उस महिला के जीवन को खतरे में डाले बिना गर्भपात करना मुमकिन है। अच्छा। और कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर बोर्ड को लगता है कि हाँ, गर्भपात सुरक्षित रूप से किया जा सकता है, तो एम्स की टीम याचिकाकर्ता की लिखित सहमति लेकर जल्द से जल्द गर्भपात करे। मतलब कोर्ट ने प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। हाँ, और कोर्ट ने ये भी साफ किया कि देखो, महिला ने 24 हफ्ते पूरे होने से पहले ही कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया था, इसलिए जो भी देरी न्यायिक प्रक्रिया में हुई उसका नुकसान उसे नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, ये आदेश दिखाता है कि कोर्ट कानून के उदार इरादे को और महिला के स्वास्थ्य और उसकी स्वायत्तता को सबसे ऊपर रख रहा है। तो संक्षेप में कहें, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फौरी आदेश में एमटीपी नियमों की जो संकीर्ण व्याख्या थी उसे एक तरफ रखते हुए अविवाहित महिला की स्वायत्तता, उसके स्वास्थ्य और उसकी बदली हुई परिस्थितियों को प्राथमिकता दी। बिल्कुल सही। ये अंतरिम आदेश न सिर्फ उस महिला के लिए एक बड़ी तात्कालिक राहत है, बल्कि ये एमटीपी कानून की एक ज्यादा प्रगतिशील, ज्यादा यथार्थवादी व्याख्या की तरफ इशारा करता है। लेकिन ये अंतरिम आदेश है, फाइनल फैसला नहीं है। हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये एक अंतरिम आदेश है। रूल 3B की संवैधानिकता का जो मूल सवाल है वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। उस पर अंतिम फैसला आना बाकी है और वो फैसला भविष्य के लिए काफी अहम होगा। और ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना। किस तरह का सवाल? कि हमारे कानून जो हैं वो समाज की बदलती सच्चाइयों, जैसे शादी के बाहर के रिश्ते हैं, लिव इन पार्टनरशिप है, उनके साथ कैसे तालमेल बिठाएं। हाँ, ये तो बड़ा मुद्दा है। और ऐसा करते हुए मौलिक अधिकारों से भी समझौता न हो। मतलब कानूनों को समय के साथ कैसे विकसित होना चाहिए ताकि वो सिर्फ कागज पर न रहें, बल्कि असल जिंदगी की सच्चाइयों को, लोगों की जरूरतों को समझें और दर्शाएं। ये एक विचार करने लायक प्रश्न है।